गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग की एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 9वीं क्लास है। इसके पहले हम क्लास 8th में पढ़े थे। लेसन 4 कंप्लीट हो गया था उसमें। आज स्टार्ट करेंगे लेसन 5, जिसमें लेसन का नाम है यंत्रों का कर्षण बल। यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की 9वीं क्लास में लेसन 5 पढ़ेंगे, यंत्रों का कर्षण बल। देखते हैं, सबसे पहले आता है खिंचाव। खिंचाव यानी ड्राफ्ट। खिंचाव क्या है? कृषि यंत्रों को खींचने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इस बल को खिंचाव कहते हैं। कृषि यंत्रों को खींचने के लिए किसकी जरूरत होगी? बल की। बिना बल के तो खींचेगा नहीं वो। कोई भी चीज़ अगर रखी हो अपने स्थान पर, जैसे मान लीजिए मार्कर रखा है, अगर इस पर हम बल नहीं लगाएंगे तो ये अपने आप से उठेगा नहीं। ये ऐसे कैसे रखा है, अब कोई बल नहीं लग रहा है इस पर, तो ये सिंपल ऐसे पड़ा है। इसी प्रकार यंत्र जो है, अगर वो अपनी एक स्थान पे रखा हुआ है, जब तक हम उसको उस पर बल नहीं लगाएंगे या खींचने के लिए बल नहीं लगाएंगे तो वो अपनी स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार क्या लिखा है? कृषि यंत्रों को खींचने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इसी बल को खिंचाव कहते हैं। ठीक है। इसी बल को क्या कहते हैं? खिंचाव कहते हैं। यह बल यंत्रों को खींचने के लिए बैलों द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा लगाया जाता है। अब यंत्र जो है, पहली बात तो यंत्र भारी होता है, तो वो मनुष्य, अब छोटा यंत्र होगा तो ठीक है, मानव द्वारा वो उठ जाएगा। लेकिन अगर जैसे कोई भारी यंत्र है तो क्या होगा? ट्रैक्टर या पशु द्वारा ही उसे, या बैल द्वारा ही खींचा जाएगा। ठीक है। यंत्रों को खींचने के लिए जो शक्ति लगाई जाती है, यंत्रों को खींचने के लिए जो शक्ति लगाई जाती है उसे यंत्रों का खिंचाव कहते हैं। कहने का मतलब है, यंत्र को खींचने के लिए कौन सी क्या लगेगा? शक्ति लगेगी। और वो शक्ति कौन सी होगी? यंत्र वाली शक्ति। यानी कि यंत्रों को खींचने में जो शक्ति लगती है वो उसे ही यंत्रों का खिंचाव कहते हैं। अब जैसे मार्कर है, अब मार्कर पर जो शक्ति लग रही क्या होगा? फिर मार्कर पे मार्कर शक्ति हो जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार यंत्रों को खींचने के लिए, यानी मार्कर को खींचने के लिए शक्ति लगाई जाती है, उसे मार्कर का खिंचाव कहेंगे। ठीक उसी प्रकार है, यंत्रों को खींचने के लिए जो शक्ति लगाई जाती है उसे यंत्रों का खिंचाव कहते हैं। अब उसके आगे आता है मेजरमेंट्स ऑफ ड्राफ्ट, यानी कि यंत्रों की खिंचाव का मापन। ठीक है। खिंचाव का मापन कैसे मापते हैं? अब यंत्रों के खिंचाव का मापन किस चीज़ से करते हैं? वो है डायनामोमीटर। ये फिगर आपका बना है, हो सकता है आप लोग को क्लियर ना दिखाई दे। ये चीज़ आप बुक लेंगे, बुक आपके पास होगी तो बहुत अच्छे से हेल्प मिल जाएगी। अब मेरा छोटा छोटा लिखने का रीज़न सिर्फ एक है कि ब्लैक बोर्ड होता है छोटा, अगर बहुत बड़ा बड़ा लिख दूंगा तो उसमें मैटर कम आएगा और मुझे बार बार लिखना पड़ेगा और फिर मैटर थोड़ा मिल पाएगा। इस वजह से मैं छोटा लिखता हूँ। इसके लिए आप परेशान मत होइएगा, मैं एक एक वर्ड बोल दूंगा, आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारा चीज़ आसानी से हो जाएगा। जैसे फिगर की रही बात, तो फिगर ये आपको अगर सही से नहीं दिख रहा होगा तो ये बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है। ये आप मोबाइल सभी एंड्रॉयड चला रहे हैं तभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। ठीक है। उसमें आप डायनामोमीटर डालेंगे, अपने आप दिखाई पड़ेगा कैसे क्या होता है। वैसे मैं बता दूं ये घड़ी की तरह है। अभी मैं आगे बात करता हूँ इस पर। अब जैसे खिंचाव का मापन, मेजरमेंट्स ऑफ ड्राफ्ट। ठीक। अब कृषि यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण प्रयोग करते हैं, वही डायनामोमीटर। मैंने आपको बताया, कृषि यंत्रों का खिंचाव मापने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण प्रयोग करते हैं जिसे हम डायनामोमीटर कहते हैं। यह एक घड़ी के समान संरचना वाला यंत्र है। मैंने आपको बताया घड़ी के जैसा है ये। ठीक। यानी यह एक घड़ी के समान संरचना वाला यंत्र है जो एक कमानीदार तुला के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी तुला से एक भाग से घड़ी की सुइयां तथा दूसरे से एक हुक आंकड़ा जुड़ा होता है। अब देखिए घड़ी की सुई जैसे है कि नहीं, यहाँ पे है ना, वही चीज़ है। इसकी तुला से एक भाग की घड़ी की सुइयां तथा दूसरे से एक हुक आंकड़ा जुड़ा होता है, जिससे एक हुक को यंत्र में जोड़कर दूसरे हुक को खिंचाव केंद्र अर्थात खींचने वाले यंत्र से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? खींचने वाले यंत्र से जोड़ देते हैं। ठीक। जैसे ही मशीन
पशुओं द्वारा यंत्र को खींचना प्रारंभ करती है। जैसे ही यंत्र को पशुओं द्वारा यंत्र को खींचने का स्टार्ट करती है, प्रारंभ करती है, तो स्प्रिंग से जुड़ी घड़ी की सुइयां घड़ी पर खिंचाव को प्रदर्शित करती हैं। कहने का मतलब है जो भी खिंचाव होगा वो डायनामोमीटर में प्रदर्शित होने लगेगा, दिखाई देने लगेगा। ठीक वही चीज़ है पशुओं द्वारा यंत्र को खींचना प्रारंभ, जैसे ही मशीन पशुओं द्वारा या ट्रैक्टर द्वारा यंत्र को खींचना प्रारंभ करती है तो स्प्रिंग से जुड़ी घड़ी की सुई है घड़ी पर खिंचाव को प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित मतलब दिखाना स्टार्ट करती है, दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब क्या आता है नेक्स्ट, हलों के खिंचाव को प्रभावित करने वाले कारक। अब कुछ हलों के खिंचाव को प्रभावित करते हैं, वो कारक कौन कौन से हैं। अब जैसे है नंबर 1, इसमें 3 मैंने कॉलम बनाया है। एक है यंत्र संबंधी कारक, यंत्र संबंधित कारक जो भी है उसके बारे में देखते हैं। मृदा संबंधित कारक है और मानवीय कारक है। ठीक है, अब जैसे है यंत्र संबंधी कारक हम पहले देख लेते हैं। इसमें क्या है, फार की धार। भाई यंत्र में फार होगा तो फार की धार पे भी प्रभावित करेगा। हल का आकार है, कोण की गहराई है, कोण की चौड़ाई है, भार का यंत्र है। ये सब क्या है, यंत्र संबंधी कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, खिंचाव को प्रभावित कर। ठीक है, अब नेक्स्ट है मृदा संबंधित कारक। कौन कौन से हैं, मृदा में नमी की मात्रा, भूमि की किस्म, किस प्रकार भूमि है, खेत है अपना। नेक्स्ट है भूमि का समतल होना, भूमि समतल है कि नहीं है, नहीं होगी तो भी प्रभावित करेगी। भूमि की दशा, कैसी किस कंडीशन में अपनी खेत या मिट्टी जो है। अब मानवीय कारक में क्या आता है, अब पता चल रहा है कि जो भी मशीन या यंत्र चला रहा है उसे सही से आता ही ना हो, तो वही चीज़ लिखा है, यंत्र चालक की कुशलता पर डिपेंड करता है कि चालक जो है कुशल पूर्वक ट्रेंड है कि नहीं है। अब नेक्स्ट है यंत्र चालक की मानसिक तथा शारीरिक प्रभाव। अब पता चल रहा है मनुष्य या चालक जो भी है बहुत थका सा है और बीमार है तो भी प्रभाव पड़ेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, ये क्या है, हम क्या पढ़ रहे थे, यंत्रों का कर्षण बल। उसमें क्या था, खिंचाव था। खिंचाव को वही, किसी भी चीज़ को अगर हम या जो भी ताकत बल लगाएंगे वही है खिंचाव। कहने का मतलब है यंत्रों को खींचने के लिए जो भी शक्ति लगाई जाएगी या लगाई जाती है उसे ही यंत्रों का खिंचाव कहते हैं। अब मेजरमेंट्स ऑफ, मापन बताया खिंचाव को मापने के लिए एक यंत्र होता है, वो यंत्र है डायनामोमीटर। ये घड़ी की सुइयों की तरह होता है, घड़ी के आकार का होता है। ठीक, जैसे पशुओं द्वारा इसे चलाया जाएगा ये इस पर जो है प्रदर्शित होने लगेगा घड़ी। ठीक है, अब जैसे प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताया, यंत्र संबंधी और मृदा संबंधी और मानवीय संबंधी यानी मानव संबंधी। ठीक, ये सारे क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब खिंचाव हम जान गए, खिंचाव क्या था और मेजरमेंट्स ऑफ खिंचाव क्या था, यानी कि यंत्रों को मापने के लिए हम बताए थे आपको डायनामोमीटर की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट आता है बल यानी फोर्स। बल क्या चीज़ है, किसी भी चीज़ और, जैसे देखिए बल वह क्रिया है जो किसी वस्तु या पदार्थ पर लगने पर उस वस्तु को गतिमान करती है। कहने का मतलब है ये मार्कर रखा है, अगर जब तक हम इस पर बल नहीं लगाएंगे ये यथास्थित अपने स्थान पर ही पड़ी रहेगी। अगर हम इस पर बल लगाएंगे तो ये गतिमान अवस्था में हो जाएगी, यानी कि इधर से उधर हो पाएगी। ठीक है, तो वही लिखा है, बल वह क्रिया है जो किसी वस्तु या पदार्थ पर लगने पर, किसी वस्तु या पदार्थ पर लगने पर उस वस्तु को गतिमान करती है। ये मार्कर है, वस्तु या पदार्थ है, लगी, बल लगा तभी गतिमान हुई। ठीक है, तो वही ये बल वह क्रिया है जो किसी वस्तु या पदार्थ पर लगने पर उस वस्तु को गतिमान करती है। यह गति की दिशा बदलती है, यह गति की दिशा बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। यह गति की दिशा बदलती है या बदलने का प्रयास करती है। बल निम्नलिखित 5 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, जैसे पहला है तनन बल यानी कि टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स यानी कि तनन बल टेंसाइल फोर्स। अभी क्या है, यह पदार्थ को अपनी ओर बाहर की तरफ खींचता है। कहने का मतलब तनन बल में क्या है, यह पदार्थ को अपनी तरफ यानी अपनी ओर बाहर की तरफ
खींचता है, यही है तनन बल, टेंसाइल फोर्स। ठीक, अब नेक्स्ट आता है दबाव बल। ठीक, दबाव बल क्या है? यह वस्तु को कुचलता है या कुचलने का प्रयास करता है। दबाव बल क्या हो गया? यह वस्तु को कुचलता है या कुचलने का प्रयास करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है देखेंगे। पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने में लगाए जाने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचने में लगाए जाने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जैसे कोई वस्तु है, अब अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो ये क्या हुआ? नीचे की तरफ गया। अब यही चीज़ ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन ऊपर क्यों नहीं गया? या जैसे आम का पेड़ है या सेब का पेड़ है, फल का पेड़ है, वो अगर पेड़ से टूटती है, डाली से टूटती है, तो वो ऊपर क्यों नहीं जाती है? वो नीचे की तरफ ही क्यों जाती है? सिर्फ यही एक रीजन है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई भी वस्तु नीचे की तरफ ही गिरती है। ठीक है, जैसे मार्कर है मैंने छोड़ा तो वो नीचे गिर गई डायरेक्ट, ना कि वो ऊपर गई। ठीक, वही चीज़ है, पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर यानी कि नीचे की ओर, पृथ्वी कहाँ होती? नीचे होगी। तो वही कह रहा है, पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं को नीचे की ओर खींचने में लगाए जाने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अगर अभी आपको छत से धक्का मार दिया जाए तो छत से उड़ तो जाएंगे नहीं, अब नीचे ही गिरेंगे, तो वो कौन सा बल होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आता है विकेंद्रीय बल। यह क्या है? विकेंद्रीय बल क्या है? कोई भी वस्तु जब घूमती है तो वो कौन सी बल की वजह से होती है? विकेंद्रीय। फैन चल रहा होता है किस बल की वजह से? विकेंद्रीय बल। कूलर चल रहा है तो वो विकेंद्रीय बल के कारण होता है। ठीक, यह बल घूमने के कारण होता है, यानी कि फैन जो घूम रहा होता है वो विकेंद्रीय बल की वजह से। ठीक, अब नेक्स्ट आता है वर्ग यानी कार्य। कार्य क्या है देखते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर, किसी वस्तु पर बल लगाने पर स्थिति से गति में आ जाती है, यानी कि यहाँ पे लिखा है स्थिति से गति में आ जाती है। कहने का मतलब है किसी वस्तु पर बल लगाने पर स्थिति से गति में आ जाती है। कहने का मतलब जो जिस स्थिति में रहती है कोई भी वस्तु, वो उस गति से बदलकर गति में आ जाती है, मतलब उस स्थिति से हटकर गति में आ जाती है, गति में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब जैसे मार्कर है, जब तक इस पर बल नहीं लगेगा ये यथास्थित ऐसे की ऐसे ही बनी रहेगी, लेकिन जैसे ही बल लगेगा ये गति में आ जाएगी। कहने का मतलब गति, भाई इधर से उधर गई, गति में ही तो गई। ठीक, वही चीज़ है यहाँ पे। कार्य जो है किसी वस्तु पर बल लगाने पर स्थिति से गति में आ जाती है। अब आता है, अब इस चैप्टर में यंत्रों का कर्षण बल में कुछ फार्मूले हैं, क्योंकि इसमें जो है फार्मूला होगा तो फार्मूला न्यूमेरिकल है तो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। बिना फार्मूले के कोई भी न्यूमेरिकल या सवाल सॉल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से जो है अब फार्मूला हम देख लेते हैं। फार्मूला बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब सिर्फ 4 फार्मूला इसमें हैं और 4 फार्मूला से आपके इस चैप्टर का जितने न्यूमेरिकल हैं सारे हल हो जाएंगे। और न्यूमेरिकल बहुत ईजी है, बहुत टेंशन मत लीजिएगा। लगेगा कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसको इजी से इजी लैंग्वेज में, इजी से इजी भाषा में समझाऊंगा। जहां नहीं समझ में आएगा वो सवाल आप लगाइएगा और उसके बाद मुझे बताइएगा। नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, बार बार बताऊंगा। ऑनलाइन क्लास में बताऊंगा, ऑफलाइन क्लास में आएंगे फिर भी मैं बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा जरूर। आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी सिर्फ फार्मूले पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये किस में होगा? वर्ग सेंटीमीटर में होगा। यानी कि कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ब्रैकेट में वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसका मानक वर्ग सेंटीमीटर में होगा, बराबर यानी इक्वल टू कोण की गहराई ब्रैकेट में सेंटीमीटर, क्योंकि गहराई सेंटीमीटर में नापी जाएगी, गुणे यानी मल्टीप्लाई कोण की चौड़ाई, ये भी सेंटीमीटर में होगी। यानी कि एक फार्मूला तैयार होता है आपका पहला, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में है। तो अब इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक बार जान लीजिए। क्षेत्रफल, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा, गहराई सेंटीमीटर में होगी, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में होगी। अब ठीक है, एक फार्मूला आपका तैयार होता है, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर
कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई। क्या हुआ? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई। अब फिर नेक्स्ट आता है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई गुणे कोण की संख्या। अब आप कहेंगे कि सर फार्मूले में तो आपने बताया था कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई। अब ये कहाँ से आ गई कोणों की संख्या? बिल्कुल, कोणों की संख्या किसी किसी फार्मूले में आपको मिलेगा 1 फार वाला या 5 फार वाला या 3 फार वाला, तो वो वही 3 फार वाला वही 5 फार वाला वो कोणों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर हमेशा कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल में जो होगा कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई गुणे कोण की संख्या, यानी कि गहराई चौड़ाई तो गुणा मल्टीप्लाई होगी ही, साथ में आपको कोणों की संख्या यानी कि 3 फार होगा तो 3 से गुणा, 5 फार वाला होगा तो 5 से गुणा आपको करना पड़ेगा, या 7 फार होगा अमूमन 3 या 5 फार वाला ही आपको क्वेश्चन सवाल मिलेगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है कि कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई गुणे कोणों की संख्या। ठीक, अब 2 फार्मूला आपका तैयार हो गया। अब तीसरा आता है कुल खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव। क्या? कुल खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव। ये किस में होगा? किलोग्राम में होगा। ठीक, बराबर कोणों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध। ये किस में होगा? किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहने का मतलब है तीसरा फार्मूला आपका है कुल खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव बराबर कुल खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव किस में होगा? किलोग्राम में होगा, बराबर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्लियर हुआ। यहाँ पे 3 फार्मूला तैयार हो गया। अब नेक्स्ट आता है अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर HP। अश्व शक्ति बराबर क्या होगा? अश्व शक्ति बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे यंत्र की चाल, और यंत्र की चाल किस में होगी? मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट बटे 4500। यहाँ पे आपका चौथा फार्मूला तैयार हो जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, अश्व शक्ति बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे यंत्र की चाल मीटर प्रति मिनट बटे 4500। ठीक, क्या था हम इसमें पढ़े थे, आपसे क्या बताए, लेसन 5 में चैप्टर का नाम था यंत्रों का कर्षण बल, उसमें हम खिंचाव पढ़े। मेजरमेंट ऑफ ड्राफ्ट यानी कि खिंचाव किससे नापते हैं, मैंने आपको ये भी बताया डायनामोमीटर। याद रखिएगा, कभी भी यंत्रों की खिंचाव की बात आएगी, मापने की बात आएगी, मापने वाले यंत्र की बात आएगी, तो आपको डायनामोमीटर की बात बतानी है। डायनामोमीटर ही है, उसी से यंत्रों की खिंचाव की को मापते हैं, नापते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है फोर्स। मैंने फोर्स के बारे में बताया, फोर्स क्या चीज़ है। फोर्स 5 प्रकार के होते हैं: तनन बल, दबाव बल, गुरुत्वाकर्षण बल और विकेंद्रीय बल और कार्य। मैंने इन 5 पॉइंट पे डिटेल में विस्तृत पूर्वक बताया, आपको चर्चा किया। अब उसके बाद आता है फार्मूला। मैंने फार्मूला नंबर 1 बताया था आपको, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की चौड़ाई गुणे कोण की गहराई, या कोण की गहराई या गुणे कोण की चौड़ाई, बात एक ही है, चाहे गहराई पहले लिख दो चाहे चौड़ाई पहले लिख दो। यानी कि कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई। नंबर 2 फार्मूला है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की चौड़ाई या कोण की गहराई, सॉरी फिर से मैं बताता हूँ, कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बराबर कोण की गहराई गुणे कोण की चौड़ाई गुणे कोणों की संख्या। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 था आपका कुल खिंचाव या संपूर्ण खिंचाव बराबर कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे मृदा प्रतिरोध। ये नंबर 3 हो गया फार्मूला आपका। नंबर 4 फार्मूला आपका था HP यानी अश्व शक्ति। अश्व शक्ति बराबर संपूर्ण खिंचाव गुणे यंत्र की चाल बटे 4500। ठीक है, अब ये मैंने सारे फार्मूला आपको बता दिए। ये भी मैंने आपको बताया कि कोण के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जहाँ पे क्षेत्रफल होगा वहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर होगा, और जहाँ गहराई चौड़ाई की बात आएगी वो सेंटीमीटर में होगी, और संपूर्ण खिंचाव किलोग्राम में होगा। मृदा प्रतिरोध जो है वो किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होगा, और आपका यंत्र की चाल जो है मीटर प्रति मिनट में होगी। अगर हो सकता है जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे
कोण की गहराई सेंटीमीटर में होगी, मानक उसका ये है, और क्वेश्चन में दिया होगा मीटर में, तो सबसे पहले आपको मीटर से सेंटीमीटर में बनाना होगा, तभी आपका रॉन्ग नहीं सही होगा फिर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे लेसन 5 में इतना ही आज बात करते हैं। नेक्स्ट डे मिलेंगे तो हम न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे, और आप फार्मूला अच्छे से देख लीजिएगा, फिर हम फार्मूला लगवाएंगे। जितने फार्मूले हैं उसमें से हम ज़्यादा से ज़्यादा लगवाने का प्रयास करेंगे, और जो थोड़ा सा भी अलग होंगे मैं सारे बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, कोई इशू आएगा तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, आज के दिन सिर्फ इतना ही। थैंक यू क्लास।